नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हाईलाइट क्षेत्र क्रमांक 6 गंगालूर से जिला पंचायत सदस्य निर्दलीय प्रत्याशी सतीश एंड्रिक ने जीत दर्ज की है। जीत के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ नए बस स्टैंड पर जश्न मनाया और इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके जीतने से पूरे गंगालूर क्षेत्र की जनता खुश है और जनता की खुशी में ही उनकी खुशी है। नमस्कार करना चाहता हूं। आज जो भी मैं हूं उनकी बदौलत इस लाइन तक मैं पहुंचा हूं और जो उसमें जो ग्रुप में चला जा रहा था वो कहीं ना कहीं उनका त्रुटि होगा। उस चीज को मैंने माना नहीं है क्योंकि मेरे ऊपर पूरा क्षेत्र का प्यार रहा। उसी प्यार को लेके मैं ये लड़ाई लड़ा हूं और आज मैं विजयी बना हूं। नहीं, उस पर मैं कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। किन किन मुद्दों को लेकर आप? आशीर्वाद बोलने से जनता मुझे जानती थी, मुझे पहचानती थी। पहले से मैं समाज सेवक हूँ और पहले भी मैं समाज के हर काम में सहयोग किया हूं और उसी मुद्दा और जो विकास के मुद्दे हैं उसी के बदौलत मैं जिला सदस्य बन चुका हूं। काम बोलने से जो जनता का प्यार जो मिला है और मुझे क्या करना चाहिए वो जनता अच्छी तरह जानती है। जनता का कोई डिमांड नहीं था और मैं जिला सदस्य बनने के बाद मैं बहुत खुश हूँ और जनता भी खुश है और मैं अच्छा काम करने का प्रयास करूंगा। उधर डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय के खिलाड़ी अब राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी ख्याति अर्जित कर सकेंगे। इसके लिए यूसाइट टीम से CVRU के अनुबंध किया है और साथ ही आपको बता दें कि इस अनुबंध के तहत अब विश्वविद्यालय के ट्रेडमार्क को भी कमर्शियलाइज किया जाएगा। साथ ही कमर्शियल लाइसेंस भी प्राप्त होगा। और जानकारी देते हुए CVRU के कुल सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार तिवारी ने इसे लेकर जानकारियां साझा की हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। खेलों का अपना एक बड़ा बाजार है और विश्व समुदाय ने जितना ध्यान खेलों पे दिया है हमने उसको उतना ही इग्नोर किया है। कैसे ध्यान दिया कि खेलों की ब्रांडिंग भी की जाए और यहाँ की प्रतिभाओं की पहचान दी जाए। जब वर्ष 2006 में हमारा विश्वविद्यालय बना तो निश्चित रूप से हम भी शिक्षा और विशेष रूप से हिंदी में तकनीकी शिक्षा और प्रोफेशनल एजुकेशन को लेकर के हम यहाँ पर आए थे। पर जब यहाँ पर हमको विद्यार्थी मिले तब हमको ये समझ में आया कि इन विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति जो रुझान है वो तो है ही, परंतु खेल, कला और संस्कृति के प्रति भी अद्भुत रुझान है। तब से लगातार हमने इन बच्चों की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए सतत रूप से काम किया है और इस काम का परिणाम रहा है कि बहुत सारी उपलब्धियां या यूं कहूं कि बच्चों के कैरियर भी इसमें संवरे हैं। लगातार हमने खेल सुविधाओं का विकास किया है। अभी आप देखेंगे कि विगत 5 वर्षों में हमने एक बहुत ही नेशनल लेवल का फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड, लॉन टेनिस ग्राउंड, आर्चरी, इन सब की सुविधाएं विकसित की हैं। वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी जैसे सुविधाएं हमारे पास पहले ही थी। क्रिकेट के लिए हमने एक बहुत ही अच्छा ग्राउंड बनाया है क्योंकि वो एक विश्वसनीय और लोकप्रिय खेल है और युवाओं के प्रति उसका रुझान जो है वो बहुत ही ज्यादा है। सामान्य तौर पर हमारे विश्वविद्यालय में लगभग 70% आदिवासी विद्यार्थी पढ़ते हैं और उनमें लड़के लड़कियां दोनों ही शामिल है। और ये बड़ा हर्ष का भी विषय है कि लगभग हमारे यहाँ जेंडर रेशियो 60-40 है, तो 60% लड़कियां हैं और 40% लड़के हैं। तो आदिवासियों में भी ये प्रतिशत ऐसा ही है लगभग कुछ। और इन खेल सुविधाओं को उपलब्ध कराने के साथ साथ हम लगातार एसोसिएशन के भी संपर्क में हैं, संरक्षण का भी काम कर रहे हैं। जैसे अभी हम 20 तारीख को 2 दिवसीय स्टैंड बॉल प्रतियोगिता कर रहे हैं और हमारा संघर्ष ये है कि स्टैंड बॉल की पैदाइश छत्तीसगढ़ में है और उसे अभी हमको AIU की खेल सूची में शामिल करना है ताकि बाकी विश्वविद्यालय भी उसको करें। तो हम अपने यूनिवर्सिटी में निःशुल्क आयोजन कर रहे हैं, मतलब इसमें हम पार्टिसिपेशन अमाउंट भी नहीं ले रहे हैं, ना एकोमेंडेशन चार्ज कर रहे हैं और ये पूरा खर्च वहन करके लगभग 14 विश्वविद्यालयों के नामांकन आने की संभावना है जो कल फाइनल हो जाएगा और 14 विश्वविद्यालय के लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 200 से अधिक खिलाड़ी और कोच यहाँ पर आगामी 2 दिनों में खेल को लेकर के कार्य करेंगे। आप जान ही रहे हैं कि कबड्डी में खेलो इंडिया में
विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने बॉयज ग्रुप से क्वालिफाई किया है और ब्रांज मेडल हासिल किया है, जो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसको ये उपलब्धि मिली हुई है। आर्चरी में भी हमारी 3 आदिवासी बालिकाओं ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अभी एक बड़ी उपलब्धि है, यद्यपि वो विद्यार्थी जो है वो पहले भी इस उपलब्धि को पा चुका है। विभांशु बंजारे नाम का एक विद्यार्थी है। हमारे यहाँ योगा क्लब है जहां पर विद्यार्थियों को योगा की ट्रेनिंग दी जाती है। तो विगत दिनों नेपाल में आयोजित होने वाले एशियन गेम्स में उसने गोल्ड मेडल हासिल किया था और अभी उसका सिलेक्शन जो है वो मलेशिया में जो एशियन गेम्स योगा का होने वाला है उसके लिए हुआ है। तो प्रतिभाओं को कैरियर बनाने में हम सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी एक बच्ची जो है वो LLM की बच्ची है, सीवी पांडे, वो क्रिकेट के फील्ड में अपना कैरियर खोज रही है और रणजी मेरे ख्याल से महाराष्ट्र से खेल रही है। तो ऐसे अनेक प्रतिभाओं को हमने शिक्षा का अवसर दिया है और उनके खेल प्रतिभा को निखारने का काम किया है। राज्य स्तर के बहुत सारे पुरस्कार विद्यार्थियों के नाम पे हैं। एक बड़ी उपलब्धि विश्वविद्यालय के हिस्से में और आएगी। अभी हमारा एक बच्चा है जो कराटे के लिए जो ओलंपिक होता है उसमें 4 साल पहले ही वो लोग बच्चे को फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको किट्स वगैरह अवेलेबल कराते हैं। उस किट से वो प्रैक्टिस करता है और मे बी वो आगे सेलेक्ट होता है तो आगे जा करके वो आगे प्रैक्टिस करेगा। और हम पूरा उम्मीद कर रहे हैं कि वो बच्चा जो है वो कराटे में ओलंपिक को क्वालिफाई कर पाएगा। इसके लिए हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सनम नेतान नाम की एक बच्ची है जिससे हम उम्मीद लगा करके ये बैठे हैं कि वो दौड़ में जो है एथलेटिक्स में ओलंपिक वगैरह में क्वालिफाई करेगी। अभी वो इंटरनेशनल जो टाइमिंग है उससे लगभग 3 सेकंड पीछे चल रही है और वो लगातार प्रैक्टिस कर रही है। हम लोग उसके साथ हैं और वो और एनसीसी कैडेट्स भी है तो उसकी एनसीसी के फील्ड में भी उपलब्धियां हैं। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं और ये अच्छा भी है। जो खेलों में व्यावसायिकता आई है उसका मैं एक हद तक समर्थन करता हूं, परंतु खिलाड़ियों के शोषण का विरोध करता हूं। क्योंकि जब हम शिक्षा के क्षेत्र में ही कैरियर खोजते हैं तो शायद कैरियर की संभावनाएं कम होती हैं, लेकिन जब हम शिक्षा के साथ साथ खेल, कला, संस्कृति या अन्य प्रतिभा को भी रोजगार के अवसर के रूप में जब देखते हैं तो इसमें संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और विश्वविद्यालय इन तमाम संभावनाओं को तलाश रहा है और न केवल तलाश रहा है बल्कि उनको सुविधा, साधन और मंच भी प्रदान कर रहा है। तो यू साइड टीम जो है वो कैसे आपको सहयोग करेगी, कैसे मदद करेगी, कौन सा मंच आपके देगी? से एमओयू का मूल उद्देश्य था खेल का एक अच्छा वातावरण तो है, परंतु एक विषय होता है एक्सपोजर। तो अब मेरे यहाँ जैसे स्टेट बॉल आयोजित हो रहा है तो इसको मैं किसी बड़े मीडिया ग्रुप से लाइव टेलीकास्ट नहीं करा सकता, परंतु अभी सोशल मीडिया का बड़ा प्रभाव है और यूट्यूब में जैसे हम लाइव टेलीकास्ट का प्लान करते हैं या बड़े पैमाने पर एक अच्छी क्वालिटी का किट उपलब्ध कराना या दूसरे इंटरनेशनल लेवल के जो संघ हैं समझ लीजिए खेलों के, उनसे जुड़ाव करना, उनके लिए बहुत सारे ऐसे ड्रेस कह लीजिए वो उपलब्ध कराना, तो वो रिबेट दर पर वो हमको देगी और इसके लिए वो हमसे चार्ज नहीं कर रही है, वो केवल प्लेटफॉर्म यूज कर रही है। हम लोगों ने उनको विश्वविद्यालय में स्पेस देने का कमिटमेंट किया हुआ है। इसमें वो हमारे विद्यार्थियों को बहुत ही रियायत दर पर तमाम खेल सुविधाओं के समान उपलब्ध कराएगी और विश्वविद्यालय को भी कराएगी, तो हम बच्चों को उपलब्ध करा पाएंगे। इसके साथ ही साथ वो हमारे तमाम आयोजनों को लाइव करेगी। मतलब एक संगठित प्रचार प्रसार के लिए ये टीम आपको सपोर्ट करेगी। वो सिर्फ खिलाड़ियों के लिए भी बेहतर होगा, विश्वविद्यालय की भी ब्रांडिंग होगी। हाँ। लेकिन अपना लोगो कैसे एक ब्रांड बन के उभरेगा? CVRU का जो स्पोर्ट्स का लोगो है, कुछ उसके लिए अलग से विचार कर रहे हैं कि ये जो चल रही है? देखिए, ये जो ब्रांड बनने की प्रक्रिया है वो वास्तव में उसका सीधा संबंध जो है आपकी उपलब्धि का है। अगर हमारी खेल प्रतिभाएं निखरती चली जाएंगी और वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल करेंगी तो हमारे लोगो ऐसे ही स्थापित हो जाएंगे बाजार में। ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारा जो खेलो इंडिया में ब्रांज मेडल हासिल हुआ, तो हमने कभी भी हरियाणा, राजस्थान या पंजाब में इस चीज का प्रचार नहीं किया था, परंतु जो खेल प्रेमी है वो इस बात को देख रहे थे कि यहाँ एक प्रॉपर इन्वायरमेंट है कबड्डी को लेकर के
और प्रो कबड्डी का मार्केट देश में काफी अच्छा है, तो बहुत स्वाभाविक रूप से देश के अच्छे खिलाड़ी जो कबड्डी के फील्ड में अपना भविष्य देख रहे हैं, वो स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम के लिए आए। तो प्रतिभाओं का भी एक्सचेंज होगा और नए विचार भी आएंगे, नई तकनीक भी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। विगत माह रायपुर में एक केवल आदिवासी खेल महाकुंभ हुआ था, जो लगभग यूनिवर्सिटीज से, जो आदिवासी यूनिवर्सिटीज से जो बच्चे थे, वो आदिवासी बच्चे थे। तीरंदाजी और 2-3 खेलों को प्रमोट करने का एक आयोजन हुआ था। आदिवासियों में खेल एक नैसर्गिक प्रतिभा के रूप में विद्यमान है, क्योंकि वो उनके जीवन शैली का हिस्सा है। तो ऐसे आयोजन अगर विश्वविद्यालय के स्तर पर कुछ अन्य जिलों में हो, या ऐसा लगता है कि जैसे खेलो इंडिया पूरे देश के लिए है और खेल छत्तीसगढ़िया भी एक प्रोजेक्ट है, सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए ताकि एक राज्य के लिए एक मानक तय कर सके? सरकार को प्रमोशन ही देना है, क्योंकि आप पाएंगे कि खेल प्रतिभाओं को जिस स्तर पर केंद्र शासन प्रमोट कर रही है या विशेषकर पंजाब शासन प्रमोट कर रही है, उस स्तर पर हमको अपने खेल प्रतिभाओं को प्रमोट करना पड़ेगा और प्रमोशन ही एकमात्र रास्ता है। रही बात आदिवासियों को लेकर के फोकस होने की, तो वो हम कर ही रहे हैं, पर हम न केवल आदिवासी बल्कि एक व्यापक रूप से, क्योंकि हमको वैश्विक भी बनना है, तो वैश्विक बनने के लिए हम किसी एक यूनिट पर फोकस नहीं हो सकते, बल्कि उस एक विशेष यूनिट को हम वैश्विक बनाने के लिए कार्य कर सकते हैं। तो न केवल आदिवासी गेम, न केवल छत्तीसगढ़िया गेम, जैसे हम संरक्षण की बात कर लिए स्टैंड बॉल में, आप उसको छत्तीसगढ़िया मान सकते हैं। आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हमने विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के प्राध्यापक ने छत्तीसगढ़िया जो जितने खेल हैं उसका एक बढ़िया पुस्तक प्रकाशित किया, जो कि अमेज़न पर उपलब्ध है। युवराज सिंह थे, अभी वो किसी और यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। तो हमने मिलकर के तमाम छत्तीसगढ़िया खेलों की लिस्ट की है, उसके खेलों के नियम, बल्कि उसमें एक अच्छी चीज ये हमने कनेक्ट की है कि वो शारीरिक सौष्ठव या उसका वैज्ञानिक पार्ट क्या है, थोड़ा सा आध्यात्मिक पार्ट क्या है, ये भी हमने उस खेल में शामिल किया हुआ है। बेसिक क्या चाहिए खेलों को स्थापित करने के लिए, खेलों के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए, ये तो एक पार्ट हुआ। देखिए, आज रोजगार, सरकार की तरफ से रोजगार जो है वो प्रमुख विषय है। हाँ। और अगर हम खेलों को रोजगार से जोड़ पा रहे हैं और विश्वविद्यालय अगर संसाधन उपलब्ध करा पा रहा है विद्यार्थियों को, तो निश्चित रूप से खेल का प्रमोशन होगा। मतलब आपकी एक इच्छा है कि विश्वविद्यालय में भी एक यूनिट ऐसी हो जो इस ओर मतलब जरूरी साधन है, जो जरूरी सामान है, जरूरी प्रशिक्षण है, जरूरी डाइट है हर स्तर पे, वो भी एक अगर यूनिवर्सिटीज को अडॉप्ट करती है या उसको चालू करती है, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये विश्वविद्यालय के स्तर पर खेलों को एक बहुत बड़ा मंच भी मिलेगा और प्रोत्साहन भी मिलेगा। सरकारी तौर पर नहीं लगता कि अभी बहुत सारी चीजें करनी बाकी है? ये तो सतत प्रक्रिया है। देखिए, जो संभावनाएं खुलती हैं उस पर नए विचार आते हैं और शासन उस पर धीरे से निर्णय लेती है, क्योंकि शासन की अपनी एक गति होती है। उस गति में वो संभावनाओं को तलाशते हुए आगे बढ़ते हैं। निजी संस्थान जब आ गए हैं तो निजी संस्थान उसमें थोड़ी सी गति से काम करती है और तमाम जो संभावनाएं हैं उसको वो तलाश करके उस पर काम करती है, और हम भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं और इसकी उपलब्धियां निश्चित रूप से डे टू डे आप न्यूज़पेपर के माध्यम से। हम तो उष्णकटिबंधीय देश हैं, लेकिन जितने भी खेल होते हैं वो जो देश हैं वो लगभग ठंडे देश हैं। हाँ, वो तो स्टेमिना में अंतर भी आता है। उसका बहुत प्रभाव नहीं है, क्योंकि हम जिस एनवायरमेंट में हैं, मान लीजिए मैं ठंडे देश में चला जाऊं तो शायद मेरा शारीरिक क्षमता जो है वो उतना आउटपुट नहीं दे पाएगा जितना कि मैं उष्णकटिबंधीय में रह करके, जैसे एक दौड़ का परफॉर्मेंस है, निश्चित रूप से हम गर्म देश में, लेकिन हम यहां रह के बेहतर दौड़ पाते हैं बशर्ते कि ऑस्ट्रेलिया में। तो वो मेरा शरीर का नेचर है और जिस नेचर में परवरिश हुई है हमारी, उसमें इसीलिए आप देखे होंगे कि जब घरू खेल खेलते हैं, यहां पर कोई आयोजन होगा तो हम जीतते हैं, क्योंकि क्लाइमेट वाइज हम सपोर्ट में रहते हैं। ये एक बड़ी कमी है। कमी नहीं, इसको अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। मुंगेली में चुनाव के तीसरे चरण को लेकर सियासी गलियारे में हलचल मची हुई है। लोरमी में भी चुनाव को लेकर जो है बीजेपी ने कमर कसी हुई है और पार्टी के दिग्गज भी प्रत्याशी के लिए ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। लोरमी में चुनाव के तीसरे चरण की लहर को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं बीजेपी चुनाव को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ रही है।
चाहे जिला पंचायत हो या जनपद सदस्य हो। इन सभी के लिए प्रदेश के मुखिया का चुनाव प्रचार के लिए सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत असरार में केंद्रीय मंत्री तोफन साहू ने भाई वीरेंद्र गुप्ता और राका भाई को तराजू छाप के पक्ष में वोट देने की बात कही, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जनता के बीच में जाकर हाथ जोड़कर पार्टी के लिए वोट मांगे। बीजेपी के कुंज बिहारी तिवारी का कहना है कि प्रत्याशी वीरेंद्र गुप्ता राका भाई बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, जो समूचे रूप से आज प्रदेश के मुखिया का भी समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं कहीं न कहीं पार्टी जीतने से जनता को इसका फायदा होगा और विकास कार्य तेजी के साथ होंगे। बीजेपी मोर्चा के नारायण जायसवाल का भी कहना है कि हमारी सरकार ने लोगों के बीच जाकर प्रत्याशियों के बीच पार्टी के लिए वोट देने की अपील की है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी बंधन योजना और दूसरे सभी विकास कार्य बीजेपी कार्यकाल में हुए हैं, जो कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 सालों में भी नहीं हुए। उन्होंने भरोसा जताया कि बीजेपी ही आम जनता की हितैषी पार्टी है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि वीरेंद्र गुप्ता का पलड़ा भारी दिख रहा है और उन्हें जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। जीरो ग्राउंड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हर खबर छत्तीसगढ़ न्यूज। मैं ग्राम पंचायत काली डोगरी में मैं पहुंचा हूं और आइए हम जानते हैं कि जिन लोगों का विचार जो है यहाँ पर हमारे जो भाई साहब हैं, ये गमछा जो दिख रहा है आप देख सकते हैं, एक पार्टी के गमछा दिख रहे हैं, लेकिन विकास कार्य के किन मुद्दों पर वोट करेंगे इसके बारे में हम जानकारी रखते हैं। सर, आपका नाम बताएंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष नारायण जायसवाल लोरमी मंडल से। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार जब से बना है तब से विकास की प्रगति चल रहा है। महतारी बंधन को देख लो, 1000 महीना हर महीना खटाखट डर रहा है। बोनस का पैसा है, पिछले बोनस का चाहे 10,000 महीना कृषि भूमिहीन के लिए मिल रहा है। इसी के पक्ष में हमारी 83 पंचायत चुनाव में हमारे विजय होने वाला है और हमारे जिला पंचायत और जनपद पंचायत पंच सरपंच सभी लोग विजयी हो रहे हैं। इसका कहना है कि जो पार्टी के जो है रोक लो, यानी कि पार्टी का सदस्य बोल रहे हैं कि पार्टी पर यदि वोट करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ सरकार, केंद्र की सरकार यानी कि चहुमुखी विकास करने की बात कर रहे हैं हमारे भाई नारायण जायसवाल जी जो है। और हम जानकारी रखते हैं कि और भाइयों से हम बात करते हैं कि किन मुद्दाओं कैसे विकास कार्य करेंगे और किन मुद्दों पर वोट करेंगे। सर, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम कुंज बिहारी तिवारी है। हम लोग विकास के दृष्टि से वोट मांग रहे हैं, विकास के लिए जा रहे हैं। सभी के घर घर में बता रहे हैं कि आपकी वो नारी बंधन मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है और बहुत सी योजना है, उज्ज्वला योजना है, घर घर हर भूमिहीन किसान को, हर भूमिहीन को 10,000 रुपया सालाना आ रहा है। इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। विकास के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं और हमें जनता का अपार प्रदर्शन मिल रही है, अपार सहयोग मिल रहा है। इससे हम लोग पूरे हमारी टीम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर और मतदाताओं के पास जा रहे हैं और उनसे हम लोगों को सम्मान मिल रहा है। बिल्कुल, मेरा ये कहना है सर कि जिस प्रकार के पार्टी की काम कहीं करते हैं तो किन मुद्दाओं पर उसको वोट करेंगे, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे जनपद पंचायत हो, चाहे ग्राम पंचायत है। ये तृतीय चुनाव अभी 20 तारीख को होने वाले हैं। अपने आहूर्त जितने भी लोगों हैं वो देंगे। 20 तारीख की एक बहुत बड़ा त्योहार है जो 5 साल के लिए जो एक अपने सक्षम व्यक्ति को देते हैं, तो ये बहुत बड़ी एक कौशल परीक्षा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार की योजनाओं को देखकर लोग मतदाता भाई बहन अपना वोट कर रहे हैं। सरकार की अच्छी योजना चल रही है। 5 साल पहले हम लोग विकास को खोजने जाते थे, 1 साल पहले। आज विकास धरती पे दिख रही, जमीन पे दिख रही है। ऐसा कोई गांव नहीं है, पंचायत नहीं है जहां काम ना हुआ हो। नगर पंचायत में लोरमी में आज हमको काम खोजने पड़ रहा है कि हम लोग कौन से वार्ड में क्या काम कराएं। ये विकास होता है, विकास दिख रहा है। 5 साल 1 साल पहले हम लोग विकास खोजने जाते थे, कौन सी गली में विकास चल रही है करके, विकास क्या है देखते थे। अब लगा है धरातल में हमको विकास चल रहा है। यानी कि ये पार्टी से है। इसका कहना है कि जिन प्रकार का जो कार्यकारिणी चल रहा है, विकास कार्य दौरे पर चहुमुखी विकास हो रहे हैं, यानी कहीं न कहीं एक पार्टी के लिए ही वोट करें तब जो समस्या जो है वो हल होगी। और भाई साहब से एक लास्ट सवाल है, हम उससे ज्यादा जानकारी लेते हैं। सर, आपका नाम बताएंगे? विष्णुदत्त पटेल। पटेल जी, बताएंगे किन मुद्दाओं पर आप वोट करेंगे और सारी समस्या है मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ एक मीडिया के माध्यम से।
प्रधानमंत्री आवास को लेकर के अभी पिछले 5 साल हो गए मेरे से जनता मिलते हैं, लेकिन अभी तक नहीं होता है। इस बार आपके पार्टी की चुनेंगे, पार्टी के जैसे चुनते हैं, और विकास कार्य किन मुद्दाओं पर चुनेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, रही बात आवास की बात, आवास तो पिछले जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, रही बात वो तो बंद कर दिए थे वो लोग। अभी हमारी जो विष्णु देसाई की सरकार जो है, तो निरंतर अभी जो 18 लाख आवास लेकर के परिवार के लिए लेकर के आ गए, 18 लाख परिवार के लिए स्वीकृति हुआ। और रही बात विकास की बात है, विकास तो इतना विकास हो रहा है, सिर्फ काम कराने वालों की कमी है, काम देने वालों की कमी नहीं है। चाहे सड़क के देखिए, पुल पुलिया देखिए, भवन देखिए, सीसी रोड, कुछ भी देखिए, ऐसा नहीं है कि कहीं विकास ना हो। महतारी वंदन योजना है, भूमिहीन कृषक जो है बंधु, उनको पैसा दिया जा रहा है, किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है, माने अनेक योजना जो है घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। ये जीरो ग्राउंड में मैं बताना चाहूंगा कि इस बार जो है छत्तीसगढ़ सरकार जो है साय की सरकार है, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे, यानी कि पार्टी के विपक्ष में ये वोट जाएगी, इसका कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट से पीपी पटेल के साथ माखन गिरतलारे, हर खबर छत्तीसगढ़। चुनाव में सभी के अपने दावे हैं और सभी जीत के दावे कर रहे हैं। हालांकि चुनाव में गेम चेंजर और किंग मेकर जनता ही रही है, और इस बार की जनता तय करेगी कि उनकी पहली पसंद कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट। समाज में आज भी ऐसे मानवीय संवेदनाओं की विचारधारा वाले सज्जन हैं जिनके प्रयत्नों से मानवता प्रशंसित है। आपको बता दें कि बीते 3 सालों से विष्णु अग्रवाल और उनके सहयोगियों ने प्रयास से सभी समाजों के विवाह योग्य कन्या एवं बालकों का विवाह संपन्न हो रहे हैं। जिनके विवाह में धन की समस्या है, उनकी मदद की जाती है और कोटा में सर्व समाज के विवाह योग्य कन्या एवं बालकों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। ये क्या है, मैं 3 वर्षों से करा रहा हूँ। हमने बहुत गरीबी देखी है। जब मेरी बहन की शादी हुई थी तो 5,000 रुपया जहाँ मेरे पिताजी नौकरी करते थे वहां से उधार मांगे, तो उन्होंने सोना रखवा करके 5,000 रुपये मिला तो मेरी बहन की शादी हुई। और जब मेरी शादी हुई थी तो मैं भैंसा गाड़ी में बैठ के अपने घर गया था, ये मेरी स्थिति थी। तो मैंने जमीन देखी कि क्या जमीन होती है। आज मैं देख रहा हूँ जिसके माता पिता नहीं है, या जिसके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है, या जिसका कोई भाई नहीं है, उस कन्या का विवाह जो है मैं ऐसे सामूहिक रूप में करा रहा हूँ। इसमें मेरे को अपार सुख मिलता है। मैं 50 एकड़ में बागवानी और कृषि की खेती करता हूँ, उससे जो आमदनी होती है, मैं महाकुंभ नहाने नहीं आता, मेरा महाकुंभ यही है। लोग क्या है यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मंदिर, कहाँ जा रहे हैं मस्जिद, कहाँ जा रहे हैं गुरुद्वारा, कहाँ जा रहे हैं कुंभ। वो माता पिता भी जो है बेचारे बुढ़े हो गए, चाहते बेटा मेरे पास बैठे, मेरी सेवा करे। कौन सा वर्ष है सर? ये 3य वर्ष है। 11 कन्याओं का, निर्धन कन्याओं का अपन दान दहेज के साथ में, और 11 कन्याओं को अपन कार सजा के उनके ससुराल तक पहुँचाने की जिम्मेदारी। ये आसपास मतलब ये गेंदा है, बहरा मुड़ा है, लूफा है, आपका तखतपुर है, सकरी बिलासपुर है, एक बेमेतरा का जोड़ा है। इस टाइप से 11 जोड़े। सर, ये कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जिस माता पिता, जैसे किसी की माता नहीं या जिसके यहाँ कमाने वाला नहीं, तो वो शादी तो कर लेगा जैसे भी, बाकी वो एक जिंदगी भर जो है उसको याद रहे कि मेरी शादी इस टाइप से हुई। जैसे मेरी शादी जैसे हुई थी, मेरे को याद है कि मैं भैंसा गाड़ी में बैठ के गया था, तो ये कभी उसको कन्या को न दिखे लगे, और अच्छे से कार्यक्रम कराने के लिए फंडिंग कहाँ से लाते? ये हमारा कृषि दे रहा है। कृषि जगत 40-50 एकड़ हम खेती करते हैं, उसमें इतना ईश्वर देता है कि अपार। हाँ, उसके लिए वो हमसे कांटेक्ट करे, हमारा मतलब उसके बाद हम उसके घर जाके देखेंगे उस कन्या के कि उसकी आर्थिक स्थिति यदि कमजोर रहेगी तो वो हमारे उसमें आएगी। हम हर कन्या के घर जाते हैं जिसके यहाँ जैसे पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, टीवी नहीं है, बाइक नहीं है, इस टाइप की कन्या है, जिसके यहाँ 2 चेयर नहीं है बैठने के लिए, ऐसी कन्या है। यह 3 वर्ष से हो रहा है भैया। और क्या कहते हैं, गरीब कन्याओं का विवाह रहता है, श्री विष्णु अग्रवाल जी करवाते हैं, और ये बहुत ही अच्छा काम है, और इससे हम प्रभावित होकर हम लोग भी इसमें शामिल होने के लिए आ जाते हैं।
ऐसा कार्यक्रम के माध्यम से जनताओं को क्या संदेश देना? इस कार्यक्रम के बारे में आप जनताओं को क्या संदेश देना चाहते? गरीबों का सहयोग करें और बहुत ही अच्छा कार्य है। मैं सबको ये संदेश देना चाहूंगी कि हर कोई इसमें आके अपना सहयोग दे सकते हैं। मैं सरोज दुर्गेश साहू, अध्यक्ष नगर पंचायत कोटा। इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ साफ है। ये जन कल्याण कार्यकारी योजना है और इसके जो संयोजक हैं विष्णु साहब कितना बड़ा धर्मार्थ का काम कर रहे हैं कि सोचने से भी ऊपर। और हमने इनका 3 प्रोग्राम लगातार कंटिन्यू 3 साल से अटेंड कर रहा हूँ और हर साल भीड़ बढ़ती जा रही, लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। ये जन कल्याणकारी योजना जो चलाई है इन्होंने विष्णु अग्रवाल साहब ने, इसके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और इसी तरह उनका मनोबल बढ़ता रहे और आगे इस तरह का कार्यक्रम करते रहे, हम लोगों को देखने को मिलता रहे। क्या नाम आपका? देवा कुमार। कहाँ रहते हैं? पूरा बिरपान। क्या काम करते हैं आप? मैं ड्राइविंग करता हूँ। ठीक, तो यहाँ शादी के बारे में आपको इस संगठन के बारे में, संस्था के बारे में किसने बताया? हमारे गांव में एक चाचा है, वो चाचा बताया था। अच्छा, क्या आपके परिजन क्या करते हैं? किसान है और कुछ नहीं। ठीक, तो आगे की आप लोग का जीवन यापन कैसे करें? सही चलेगा दादा, है ना, साथ हो अच्छा नहीं पाएंगे। अपना परिचय देंगे, अपना नाम बताइए। सरोजनी। और क्या स्थिति बनी कि यहाँ आप लोगों को शादी करना पड़ गया? क्या हो गया? परिजन में कुछ समस्या है क्या? हाँ, वो दादी है ना, खत्म हो गए रिश्ते, खलाई में शादी करी थी। कहाँ के हैं आप? तपसिया। हाँ, तपसिया खुर्द। और आप लोग का शादी कौन लगवाया? परिजन लगवाया कि संस्था के लोग लगवाए? घर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।